बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम एंड केमिकल मैसेंजर। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और केमिकल मैसेंजर क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन को देखेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद है वो जनाब हम इसकी जो फर्दर इसकी सब हेडिंग्स है, सब टाइटल्स हैं जो कि आपके इस टॉपिक के हैं, हम उनको कवर करने वाले हैं। मैं आपको स्टार्ट में बताता चलूँ, जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारी बॉडी में ना दो तरह के केमिकल सिस्टम होते हैं। एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है और एक एक्सोक्राइन होता है। एंडोक्राइन में और एक्सोक्राइन में बेसिक फ़र्क इसका होता है डक्ट का, कि कुछ ये दोनों दोनों के दोनों सिस्टम, एंडोक्राइन हो या एक्सोक्राइन हो ना, ये दोनों ना हार्मोन रिलीज़ करते हैं। जो एंडोक्राइन है और एक्सोक्राइन है, इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो दोनों के दोनों ही हार्मोन रिलीज़ करते हैं। एक अपने हार्मोन डक्ट के ज़रिए रिलीज़ करते हैं और एक डक्टेड और दूसरे होते हैं डक्टलेस, यानी कि वो डायरेक्टली तौर पे अपनी जो सिक्रीशंस होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिकल मैसेंजर्स। जैसा कि डेफिनेशन से आप लोगों को ये वादे है, केमिकल मैसेंजर्स आर मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं बॉडी के, जिस तरह लीवर है, किडनी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हैं, टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ये उनको सिंथेसाइज करते हैं और फिर बॉडी के अंदर इनको सिक्रीट कर देते हैं। तो केमिकल मैसेंजर इस लिहाज से वो वाले मॉलिक्यूल हुए जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो इनको बनाते हैं और बनाने के बाद बॉडी है उसके अंदर इनको सिक्रीट कर देते हैं। अब केमिकल मैसेंजर्स की टाइप्स होती हैं। लोकल केमिकल मैसेंजर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, हार्मोन्स होते हैं, फेरोमोन्स होते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन हम आपके टॉपिक आपकी बुक है उसके मुताबिक है इसको हम कवर करने वाले हैं। तो लोकल केमिकल मैसेंजर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स, हार्मोन्स, फेरोमोन्स हैं, इनको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे आ जाते हैं लोकल केमिकल मैसेंजर्स। ऐसे केमिकल जो कि हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसको चेंज करते हैं ताकि इम्यूनिटी है उसकी विसिनिटी हो सके, मतलब इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो सके, हमारी बॉडी है वो इसके अगेंस्ट रिएक्ट कर सके, वो लोकल केमिकल मैसेंजर्स कहलाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से जो ज़्यादातर केमिकल्स हैं ना, या तो वो ऑटोक्राइन होते हैं या पैराक्राइन होते हैं। अब ये जो ऑटोक्राइन है और पैराक्राइन है, मैं इसको अगली डायग्राम में क्लियर भी करने वाला हूँ। अगर एक केमिकल है एक सेल के ज़रिए प्रोड्यूस होता है और जिस सेल से वो प्रोड्यूस हुआ है उसी के अंदर वो चेंजेस इंट्रोड्यूस करते, तो वो कौन सा होता है, ऑटोक्राइन, यानी कि एक सेल का एक्शन उसी के ऊपर। पैराक्राइन में क्या होता है, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब है एक सेल करीब है और उसके करीब दूसरा। जैसा कि ये देखें, ये ऊपर वाला जो है ना, ये है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में आप देख सकते हैं सबसे पहले सिग्नलिंग सेल, कोई भी सेल है जिससे ये हार्मोन है यानी कि ये केमिकल है वो रिलीज़ हुआ, और वो केमिकल रिलीज़ होने के बाद किस में शामिल होता है, ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम से शामिल होने के बाद वो कहाँ पे जाता है, टारगेट सेल पे। ये तो होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट है एंडोक्राइन सिग्नलिंग का। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में होता क्या है, जो सिग्नलिंग सेल है उसके ज़रिए से मैसेज है, केमिकल मैसेंजर है ब्लड में, ब्लड से उसके बाद किस में जाता है, टारगेट सेल में। तो वेरी सिंपल केमिस्ट्री, इसकी बहुत ही आसान केमिस्ट्री है कि सिग्नलिंग सेल जहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस होने के बाद ये कहाँ पे जाता है, ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम से ये आगे कहाँ पे चला जाता है, अपने टारगेट सेल है उस तक चला जाता है। अब हमने दो टाइप्स पढ़ी, एक हमने पैराक्राइन पढ़ी और एक ऑटोक्राइन पढ़ी। ये देखें, एक ही सेल है, एक ही सेल से केमिकल मैसेंजर रिलीज़ हुआ, उसी के अंदर उसने उसी सेल को सेम सेल के ऊपर इसने अपनी सिग्नलिंग का प्रोसेस किया, ये क्या कहलाता है, ऑटोक्राइन। और पैराक्राइन में एक ये सेल है, एक दूसरा इसका एडजेसेंट सेल है। एडजेसेंट सेल उसके करीब वाला सेल है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ से केमिकल प्रोड्यूस होने के बाद ब्लड स्ट्रीम, और वहाँ से फिर किस में चला जाएगा, टारगेट सेल तक चला जाएगा। अब इसको हम दोबारा से रीड कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स एक्ट ऑन अ सेम सेल। अगर वो सेम सेल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो फिर वो कौन सा होता है, ऑटोक्राइन होता है। और अगर वो एडजेसेंट सेल के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं तो फिर वो कौन सा होता है, पैराक्राइन होता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स अपनी कुछ हार्मोन हैं वो केमिकल मैसेंजर्स रिलीज़ करते हैं, ल्यूमोन्स। अब ये जो ल्यूमोन्स हैं, ये जो गट है, एक्चुअली गट क्या है, हमारा माउथ ओरल कैविटी से लेके एनस उस तक पूरी की पूरी जो ट्यूब है, जो कैनाल है,
वो एलिमेंट्री कैनाल गट कहलाती है, और ये नॉर्मली डाइजेशन है उसमें हेल्प करते हैं। इसी तरह से हमें जब कहीं पे वाउंड कट लगता है, ज़ख़म बनता है, तो वहाँ से एक सब्सटेंस रिलीज़ होता है हिस्टामाइन, और वो क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, स्वेल्विंग का प्रोसेस होता है, और उससे हमारी बॉडी है वो नॉर्मल की तरफ होना शुरू हो जाती है। ये हम इसको स्टडी कर चुके हैं। ये एक और इसका इफ़ेक्ट है, ये रेगुलेटेड सेल है, और रेगुलेटेड सेल से अगर तो ऑटोक्राइन है तो उसी सेल को एक्ट करेगा, अगर नहीं तो एक सेल से दूसरे सेल, उसके दरमियान एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से, ये लोकल केमिकल मैसेंजर्स हैं, उनसे होता हुआ कहाँ पे चला जाता है, अपने टारगेट सेल तक चला जाता है। दूसरी टाइप थी इसकी न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि हमने साइनेप्टिक क्लेफ्ट पढ़ा, साइनेप्स पढ़ा टॉपिक। तो साइनेप्स में क्या पढ़ा हमने कि जो एक न्यूरॉन है, ये देखें ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन से जो एक दूसरी न्यूरॉन है या उसका जो टारगेट सेल है उसके दरमियान जो गैप होता है उसको हम लोग साइनेप्सिस का कहते हैं, और क्लेफ्ट बनता है, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए कहाँ तक जाते हैं, अपने टारगेट सेल तक जाते हैं। सो न्यूरॉन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट से किस तक जाते हैं, टारगेट सेल तक जाते हैं। सो न्यूरॉन सिक्रीट केमिकल एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर में नाइट्रिक एसिड और एसिटाइल कोलिन है। दे एक्ट इमीडिएटली एडजेसेंट टारगेट सेल्स। These chemical messengers reach high concentration in synaptic cleft, और वहाँ से ये अपने जो भी टारगेट सेल है वहाँ तक चले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन देख लें स्केलेटल मसल्स की, वो इसी के ज़रिए से होती है। आगे आ जाते हैं, तीसरी टाइप के हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। सम स्पेशलाइज्ड न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ही होते हैं, उनको हम न्यूरो हार्मोन कहते हैं, और ये ब्लड के अंदर या बॉडी का जो फ्लूइड है उसके अंदर शामिल होते हैं। और ये नॉन एडजेसेंट सेल, अभी हम पीछे जो बात कर रहे हैं वो एडजेसेंट टारगेट सेल्स हैं, जो उसके करीब करीब है और जिनका इनको अंदाज़ा है, और इनसे जो दूर हैं नॉन एडजेसेंट है उन तक ये जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ह्यूमंस में ही अगर बात कर लें, हाइपोथैलेमस से न्यूरोपेप्टाइड रिलीज़ होते हैं पिट्यूटरी के ज़रिए से, और वो जो हार्मोन है वो कहाँ तक है, ये वाले जो मैमल्स हैं, मैमल्स के अंदर हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, पिट्यूटरी के ज़रिए से क्या रिलीज़ करवाता है, न्यूरोपेप्टाइड, और ये न्यूरोपेप्टाइड है, ये ऑक्सीटोकिन हार्मोन है, ये प्रोड्यूस करवाते हैं यूट्राइन वॉल के अंदर, जिससे बेबी है उसकी डेवलपमेंट होती है, बेबी की बर्थ होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नॉन एडजेसेंट सेल है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ब्रेन फोर ब्रेन का पार्ट है, जो कि आपने प्रीवियस टॉपिक में भी कवर किया। तो जो फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस है उससे न्यूरोपेप्टाइड रिलीज़ हुआ, वो न्यूरोपेप्टाइड है जो यूट्रस है फीमेल की, जब बेबी की बर्थ होने वाली होती है तो वहाँ से हार्मोन रिलीज़ करता है, एक स्ट्रॉन्ग हार्मोन होता है ऑक्सीटोकिन, और इस तरह से इनके एक्ट को नॉन एडजस्टिंग सेल का नाम देते हैं। ये देख सकते हैं आप कि इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, ब्लड स्ट्रीम, वहाँ से न्यूरोपेप्टाइड, और वो न्यूरोपेप्टाइड टारगेट सेल है उस तक जाके रिलीज़ हो रहा होता है। ठीक है, ये इसकी ये देखें न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ब्लड स्ट्रीम, न्यूरोपेप्टाइड, वहाँ पे न्यूरोपेप्टाइड टारगेट सेल तक मूव कर जाता है। और ये वाले जो इसके पार्ट्स हैं ये इसके रिसेप्टर्स हैं, जहाँ पे जाके इन्होंने क्या करना होता है, टारगेट सेल के ऊपर अटैच होना होता है, और अपने फंक्शन है, अपनी एक्टिविटी है वो इसने कंप्लीट करनी होती है। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड हैं और सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन, और किस में शामिल होते हैं, ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम से आगे अपना एक्टिविटी करते हैं। जैसा कि हमारी बॉडी में जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करता है, ग्लूकागोन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो शुगर लेवल है अगर लो है या हाई है तो वो मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स नॉर्मली तौर पे एक ऐसे केमिकल्स हैं, एक ऐसी सिग्नलिंग है जो कि एक ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होती है और दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर से प्रोड्यूस होने वाले केमिकल, दूसरा ऑर्गेनिज्म उन केमिकल को समझता है, अंडरस्टैंड करता है और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन इसमें बिहेवियर जो समझने वाला वो ये है कि इसमें जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा ज़्यादातर वो एक ही स्पीशीज़ से होता है। अगर हम बटरफ्लाई की बात कर लेते हैं, फ़िश की बात कर लेते हैं, एम्फीबियंस की बात कर लेते हैं, तो फेरोमोन्स इनमें रिलीज़ होते हैं। लेकिन ये वाले जो फेरोमोन्स होते हैं ये एक ही स्पीशीज़ के मेंबर को आइडेंटिफाई करने में, उनके बिहेवियर को समझने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बटरफ्लाई से रिस्पॉन्ड है, वो दूसरा उसको महसूस कर रहा होता है।
अब यहाँ पे इंटरलिंकेज है नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का। इसको हम लोग नॉर्मली नर्वस सिस्टम न्यूरॉन और एंडोक्राइन सिस्टम, अब इसको जो दोनों का इंटरलिंकेज है किसका जनाब, नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का, इसके इंटरलिंकेज को हम लोग किसका नाम देते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम क्या हुआ, इंटरलिंकेज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों के इंटरलिंकेज को हम लोग न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का नाम देते हैं। इन दिस सिस्टम फीडबैक सिस्टम रेगुलेट केमिकल मैसेंजर्स इन देयर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कंडीशंस, ताकि बॉडी है उसमें होमोस्टेसिस है वो मेंटेन रह सके। हॉर्मोन्स की दोबारा डेफिनेशन बताएगी हुई है यहाँ पे, जो कि केमिकल मैसेंजर है, एंडोक्राइन ग्लैंड है और टिश्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं और सेक्रेट करते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनकी जो स्टडी होती है दैट इज़ कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। अब आ जाता है एक्शन। एक्शन की हम बार कर चुके हैं कि नॉर्मली तौर पे हॉर्मोन्स हैं ये सिग्नलिंग सेल से प्रोड्यूस हुए, सिग्नलिंग सेल से उसके बाद किस तक गए, ब्लड स्ट्रीम या बॉडी का जो फ्लूइड है, और वहाँ से टारगेट सेल के पास चले गए। अब टारगेट सेल है उसके पास क्या है जनाब, रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स के ज़रिए से वो इसको प्रॉपरली इफ़ेक्ट करवाते हैं जहाँ पे जाके इन्होंने अपना एक्ट करना होता है। ये अगर बायोकेमिस्ट्री को आपने समझना है तो हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, ये सिग्नलिंग सेल है, सिग्नलिंग सेल से हार्मोन रिलीज़ हुआ, ब्लड स्ट्रीम में शामिल हुआ, ब्लड स्ट्रीम से ये हार्मोन है टारगेट सेल के रिसेप्टर्स तक जाने के बाद टारगेट सेल इनको एक्टिवेट कर देता है और अपना फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। तो ये इसकी बेसिक बायोकेमिस्ट्री भी है और इसका ये बेसिक इसका एक्शन भी है, हाउ द हार्मोन एक्ट इन द बॉडी। सो नॉर्मली हार्मोन सिग्नलिंग सेल से प्रोड्यूस होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में शामिल होते हैं और वहाँ से टारगेट सेल के रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होने के बाद अपनी एक्टिविटी है वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लासेस। हार्मोन है वो प्रोटीन भी होते हैं, अमाइंस भी होते हैं, स्टीरॉयड भी होते हैं, ठीक है ना, और इकोसाइनॉइड्स भी होते हैं। तो इकोसाइनॉइड्स, स्टीरॉयड्स, अमाइंस, प्रोटीन, दीज आर ऑल द क्लासेस ऑफ हार्मोन्स। अब ये एमसीक्यूज़ हैं कुछ यहाँ पे, कह रहे हैं कि हार्मोन जो वर्टिब्रेट के पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है तो वो प्रोटीन, और जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं वो नॉर्मली अमाइंस होती हैं। इसी तरह से ओवरीज, टेस्टिस और कॉर्टेक्स हैं ये एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, और इसी तरह से बाकी भी हार्मोन है वो इसमें प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। फीडबैक कंट्रोल की बात करें तो नॉर्मली तौर पे फीडबैक जो कंट्रोल है वो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं इनको रिवर्स करके इनकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना, ताकि बॉडी का होम्योस्टेसिस है वो किसी ना किसी तरीके से मेंटेन रहे। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म और फीडबैक कंट्रोल का नाम देते हैं। फीडबैक सिस्टम दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। ये जो मैमल्स है ना, मैमल्स के अंदर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, लेकिन यूजुअली ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर मैमल्स हैं उनमें कौन सा मैकेनिज़्म होता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। बहरहाल मैमल्स के अंदर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म भी प्रेजेंट होता है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म भी प्रेजेंट होता है। अब ये दो टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। कह रहे हैं जनाब, अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रीइंफोर्स द इनिशियल स्टिमुलस। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स आर रिलेटिवली रेयर मैमल्स के अंदर होते हैं क्योंकि ये नॉर्मली पैथोलॉजिकल स्टेट्स में लेके जाते हैं। ये सर्जेस हैं हार्मोन्स की कैन अकर विद द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। यहाँ पे मैं इसको आपको दिखाता चलूँ। अब ये जिस तरह से बेबी की बर्थ होनी है तो बेबी की बर्थ के लिए क्या होता है कि जो इसकी जो सर्वाइकल है वो स्ट्रेच होती है, स्टिमुलेट होती है, ऑक्सीटोकिन रिलीज़ होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद बेबी की बर्थ हो जाती है। अब ये नहीं है कि ये वाला हार्मोन बार बार होता रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ तब के लिए है जब बेबी की बर्थ होनी है। एक बार बेबी की बर्थ होगी इसका आस्ता 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 इनिशियल स्टिमुलस ख़त्म होगा और ये बिल्कुल रिकवरी की तरफ चला जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए, वन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज सर्ज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन that occurs at the result of stimulating effect of estrogen। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब रिलीज होता है, इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से। द सेक्रेटेड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देन एक्ट ऑन ओवरी, और वहाँ से ही क्या करता है, एस्ट्रोजन को रिलीज़ करवाता है, जिसकी रिटर्न में मोर सक्रीशन होती है किसकी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। जबकि ये अप्रोप्रिएट हाई लेवल पे पहुँच जाता है, फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आता है और वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसको नॉर्मल बॉडी की कंडीशन की तरफ लेके आता है।
अब पिट्यूटरी, फिर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ हुआ, उसने ओवरी के ऊपर इफेक्ट किया। ओवरी ने क्या रिलीज़ किया? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जैसे रिलीज़ हुआ, जो इसकी ओवरी की वाल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से बेबी की बर्थ है उसमें पॉसिबिलिटी आएगी। नेक्स्ट है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अ फीडबैक सिस्टम दैट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स दैट सर्कुलेट इन द इनिशियल स्टिमुलेटिंग, इसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब जो नॉर्मल बॉडी की वैल्यू को मेंटेन करने में रोल प्ले कर रहा होता है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मॉनिटर द अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड, ऑल्टरनेटिंग द अमाउंट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी एज नीडेड टू मेंटेन होमोस्टेसिस। तो ये होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट, अब हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट के लिए ना दो कंडीशन है, एक डिक्रीज़ है और एक है इंक्रीज़। मेटाबॉलिक रेट कब इंक्रीज़ कर रहा होता है? जब हमारी बॉडी का डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? मोर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है नॉर्मली, और ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, ये पिट्यूटरी के ऊपर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होता है। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा तो थायराइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? थायरोक्सिन रिलीज़ करेगा, और मेटाबॉलिक जो रेट है वो हाई होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर लो हुआ है तो लो होने पे हाइपोथैलेमस से सिग्नल किस तक गया? पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी से किस तक गया? थायराइड तक। तो देखिए ना, इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंकिंग की वजह से ये सारा हो रहा है कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी से थायराइड, और थायराइड की वजह से इसका जो लेवल है मेटाबॉलिज्म का वो हाई होना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त आएगा काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। अगर ये लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, फिर हाइपोथैलेमस उससे सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से लो रिलीज़ होता है, पिट्यूटरी लो TSH रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से थायराइड अपना थायरोक्सिन को रिलीज़ करना बंद कर देगा, और जो एक बूस्ट किया हुआ है मेटाबॉलिज्म वो दोबारा से क्या आना शुरू हो जाएगा? लो लेवल पे आना शुरू हो जाएगा। यही जनाब यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया हुआ है इसकी डिस्कशन में। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी के जो बेसिक ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो यहीं तक है। अब अगली वीडियो में हम इनके जो बेसिक ग्लैंड्स हैं और हमारी बॉडी में जो डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हैं जो इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इनवर्टिब्रेट्स के कुछ हार्मोन्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।